औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स की क्लास है आज हमारी फ़र्स्ट ईयर की। हम कारवान पब्लिशर की किताब से पढ़ रहे हैं। कारवान पब्लिशर की किताब से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक हमारा फ़र्स्ट 50% सिलेबस होता है यूनिक में। हमने पहला यानी फ़र्स्ट 50% सिलेबस कंप्लीट किया, फिर इसके बाद सेकंड 50% हमने सिलेबस शुरू किया। इसमें हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, 7 फिर 8 कंप्लीट किया। लास्ट चैप्टर में आखिरी 2 सवाल रहते थे, मीन वेरिएंस मालूम करना था। मैं इस उम्मीद पे आप उसे कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। असूलन तो चैप्टर नंबर 9 सबसे पहले डेफिनेशंस और कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने करना था। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 2 टॉपिक हैं, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं, ये दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। पहली बात है कि हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा और चैप्टर नंबर 7 में हमने लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी फ़र्स्ट टाइम सीखा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 8 चैप्टर, और अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में आगे चलने से पहले हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से कर लेते हैं कि ए अल्लाह, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हमें इल्म अता फरमा। अपने रब से इल्म मांगे इस अंदाज़ में, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने दुआ पढ़ी आपको बलफ्ज़ बमुहावरा तर्जुमा समझ आ चुका होगा। अपने रब से दुआ की है कि अल्लाह हम सब को इल्म अता फरमा और उस इल्म की 3 खूबियाँ हों। एक वो इल्म नाफ़े हो, वो नफ़े वाला हो, वासियन मतलब वसी हो, और हमीकन इसका मतलब है गहराई वाला हो। आमीन। चैप्टर 9 जिसका नाम बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके बाद जो सेकंड ईयर है वो चैप्टर 10 से शुरू होगा और वहाँ पे हम जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले नंबर पे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है, जो फार्मूला है, वो हम चैप्टर 8 में कुछ पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x इज़ इक्वल टू NCx p की पावर x और q की पावर n-x। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर के एंड का जो एक लेक्चर होगा उसमें आपको डेफिनेशंस बाइनोमियल की, इसकी प्रॉपर्टीज़ निशान भी लगवा दूंगा, पढ़ के समझा भी दूंगा। अभी हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। जब हमें ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मालूम हो गया है, इसमें P क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और X क्या है करंट ट्रायल, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। X की जो वैल्यूज़ है, वेरिएबल है X, वो 0 से शुरू होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन
n तक जाएगा। अमूमन MCQs में पूछा जाता है कि लिमिट ऑफ द वेरिएबल बाइनोमियल वेरिएबल, तो वो 0 to n होता है। इसके बाद इसका मीन किसके इक्वल होता है? वो मीन, पहली बात है कि वो उसी अंदाज में समीशन x इंटू पी ऑफ x करेंगे, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर डायरेक्ट करना चाहें तो वो NP, और वेरिएंस के लिए NPQ आगे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। इसके पैरामीटर्स कितने हैं? इसके 2 पैरामीटर्स हैं। हर साल पेपर में MCQs में सवाल आता है कि हाउ मेनी पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या हाउ मेनी पैरामीटर ऑफ हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं, उसमें एक n और एक p होता है। इसी तरह हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर होते हैं, एक कैपिटल N, एक स्मॉल n और एक k होगा। जब हम हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से इसको देख लेते हैं। अभी फ़िल वक्त हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला है, वो हमने लिख लिया है, हमें याद करना चाहिए NCX p की पावर x और q की पावर n-x। इसके साथ इसकी लिमिट 0 to n है, और इसके 2 पैरामीटर हैं, एक n और दूसरा p। और लिखने का तरीका क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को b से डिनोट करते हैं, वेरिएबल x होता है और इसके 2 पैरामीटर n और p। हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को h से डिनोट करते हैं, x, और यहाँ पे कैपिटल N, स्मॉल n और k, ये 3 पैरामीटर इस अंदाज में लिखा जाता है। अभी हम क्योंकि बाइनोमियल का जिक्र करेंगे तो इसलिए मैं हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर 374। हमारे पास क्या है? पेज नंबर 374 पे एक्सरसाइज है, और बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। कारवान की बुक सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि हर तरह का सवाल हमारी नज़रों से गुज़रे, हम उन्हें ख़ुद अपने हाथों से करके देखें, और जब आप ये क्वेश्चंस करके आगे जाएंगे नई क्लासेस में, और वहाँ पे जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप फ़ौरन उसे कर पाएंगे। आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप वहाँ पे लोगों को समझा रहे होंगे अगर आप यहाँ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके जाते हैं। इसमें स्मार्ट सिलेबस में यहाँ पर जो इस चैप्टर की बात करें तो स्मार्ट सिलेबस में यहाँ पे जो इसका टॉपिक्स हैं, बाइनोमियल और हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हमने करने हैं, इसमें से कोई चीज़ मिसिंग नहीं करनी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने कहा हुआ है कि आप ना करें, लेकिन अगर हम कर लें तो हमारे लिए बेहतरी है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। सबसे पहला सवाल है जी 9.1, एन इवेंट हैज़ द प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू 3/8। क्वेश्चन है जी 9.1, उसमें P की वैल्यू दे दी 3/8 और N इज इक्वल टू, N भी दे दिया 5 ट्रायल्स। ये 2 चीज़ें देने के बाद पूछता क्या है? फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं कंप्लीट। इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूले के मुताबिक P के साथ हमें Q की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली P प्लस Q इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को प्लस किया जाए तो वो 1 होता है। Q किसके इक्वल होगा? 1 माइनस P, लिहाजा Q इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। तो Q इज इक्वल टू 8 माइनस 3/8। 8 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो वो 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, तो 5/8। ऐसे ही Q मिल गया हमारे पास, ये P है और ये N है। चैप्टर नंबर 8 में भी हमारे पास इसी तरह के बेशुमार क्वेश्चन थे जिसमें N, P और Q था, और इसी फार्मूले से हम डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया करते थे। और डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपके यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो x की वैल्यूज़ लिखेंगे। x की वैल्यूज़ लिखने के बाद यहाँ पे P ऑफ x लिखेंगे। P ऑफ x में इसके लिए फार्मूला क्या होगा? अगर हमारे पास फार्मूला देख लें तो वो ये है, P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCX। आगे लिखेंगे P की पावर x और Q की पावर n-x। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें जी। क्या है फार्मूला यहाँ पर जी? n इज इक्वल टू 5,
तो लिखेंगे 5cx। आगे p की वैल्यू है 3/8, 3/8 की पावर x। फिर हम लिखेंगे 5/8 इट्स क्यूब और इसकी पावर 5 - x। लें जी, x की वैल्यू 0 से n तक यानी 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हमारे पास ये x वेरिएबल होगा। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं जनाब? सबसे पहले लिखेंगे 5c0, यहाँ पे लिखते हैं 5c0, 3/8 की पावर 0 और फिर 5/8 की पावर हम लिखेंगे 5 - 0 तो इट इज़ 5 यहाँ पर। अब हम लिखते हैं 5c1, 3/8 की पावर 1 और फिर लिखते हैं 5/8 और उसकी पावर 5 - 1 कितना होता है? 4। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रही होगी सब बच्चों को। आगे चलते हुए 5c2 लिखते हैं, फिर 3/8 लिख लिया और 3/8 की पावर 2, फिर हम लिखेंगे 5/8 और इसकी पावर 5 - 2 हमारे पास 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। फिर हम लिखते हैं 5c3, यहाँ पर 3/8 की पावर 3 और 5/8 की पावर 2, 5 - 3 2, यहाँ पे आ जाता है 5c4 और 3/8 की पावर 4 और यहाँ पे 5/8 की पावर 1, फिर इसी तरह 5c4, फिर हम लिखेंगे 3/8, वेरी गुड, यहाँ पे 5 है और इसकी पावर 5 और यहाँ पे देखेंगे 5/8 की पावर 5 - 5 0। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन में आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 5c0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5c0, आंसर आ गया 1। फिर आपने 3/8 की पावर 0 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। फिर 5/8 की पावर 5 लेते हैं, तो जब आप 5/8 की पावर 5 लेंगे तो आपके पास 5 की पावर 5, आंसर आ गया 3125, 3125 और नीचे 8 की पावर जब आप 5 लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 32768, यहाँ पे आ गया 32768। इन सब को जब आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 3125 ओवर 32768। ये आपका जो ज़ीरो पुट करने से वो आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से 5c1 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 5c1 का आंसर तो 5 आ गया, इसका आंसर 5 आ जाएगा। 3/8 की पावर 1 तो आंसर 3/8 आ गया। फिर 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4 ले ले, वो आ जाएगा। फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो है वो तो आपके पास आ जाएगा 32768, यही आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आपके पास आ जाएगा 9375, 9375 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5c2 आंसर 10 आ गया। 3/8 का स्क्वायर ले ले, 5/8 की पावर 3 लेके इनको आपस में जब आपने मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 32768 ही आ गया और ऊपर जब आपने देखा तो वो आ गया 11250, 11250। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे 32768 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को जब आपस में सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 675। बिल्कुल इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे 5c4 का आंसर 5 आता है। 3/8 की पावर 4 ले लें और 5/8 की पावर 1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32768, नीचे तो यही रहेगा। ऊपर जो है वो आपके पास 2025 आ गया, 2025। यहाँ पे 5c5 की पावर 1 हो जाएगी, 5/8 की पावर 0, ये भी 1 हो गया।
3/8 की पावर 5 जब आप लेते हैं तो नीचे तो 3, 2, 7, 6, 8 आ जाएगा और ऊपर आपके पास 243 आ जाएगा, 243। और इन तमाम वैल्यूज़ का सम करेंगे तो इसका अगर आंसर 1 आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी कंप्लीट, जिसमें n 5 है और p 3/8 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। स्पीड से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर क्योंकि ये एक ही जैसे सवाल हैं, कुछ सवालों की कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे दे दी जाएगी कि आप उसे खुद कैलकुलेट करें और आंसर दे दिया जाएगा कि ये आंसर है, और बाज़ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर खुद ही सॉल्व करके दूंगा सारे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2 और उसका ए पार्ट। Find the probability that the tossing a fair coin 4 times। क्वेश्चन नंबर है जी 2 है और उसका ए पार्ट n is equal to 4। Find the probability that in tossing a fair coin, coin की बात हो रही है और 4 coin से आगे कहता है 4 times there will appear 4 heads। जब बात हो रही है हेड की तो हेड के लिए जो p बनता है वो 1/2 होगा। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2 आउटकम होते हैं, हेड उसमें एक दफ़ा होता है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। अब आपने q मालूम करना है, तो q किसके इक्वल है? शाबाश, 1 माइनस p। q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, लिहाजा q इज इक्वल टू 1/2। q, p और n जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो आपने फार्मूला लिखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। n हमारे पास क्या है? शाबाश, 4cx। p की वैल्यू 1/2 की पावर x और फिर q की वैल्यू 1/2 की पावर 4 माइनस x। x की वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होगी? 0, 1, 2, 3 और 4 तक जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताएं 4 हेड की। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? 4 हेड की, तो बस 4 पुट कर दें इस फार्मूले में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 4 माइनस 4 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4c4 का आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/16 और इसका आंसर भी 1। इसे हल करते हुए 1/16 आपका आंसर है व्हेन x इज इक्वल टू 4। आंसर है जी 1/16। सेकेंड पार्ट, 1 टेल एंड 3 हेड। अब हमारे पास आ गया जी सेकेंड पार्ट। प्रोबेबिलिटी बताएं किसकी? 1 टेल एंड 3 हेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो है p, और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड को। अब इस क्वेश्चन में कितने हेड मालूम करने के लिए कहा रहा है? 3 हेड मालूम करने के लिए कह रहा है, तो हम 3 पुट कर देंगे, सिंपल। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखेंगे 4c3 1/2 की पावर 3, यहाँ पे 3 और फिर 1/2 की पावर 4 माइनस 3 1। 4c3 आंसर 4 आ गया। यहाँ पर आंसर आ गया 1/2 2 4 और 4 2 8 और 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हम 4/16 लिख सकते हैं। 4/16 को 4 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 1/4। ये आपका आंसर है। किसका आंसर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल एंड 2 हेड।
इसके बाद तीसरा पार्ट, एट लीस्ट 2 हेड, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी मालूम करें किसकी, एट लीस्ट 3 हेड। एट लीस्ट का मतलब कोई बच्चा बताएगा क्या होता है, x3, एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 और 3 से ज़्यादा। असल में बात है एट लीस्ट 3, कम अज़ कम 3, इससे कम नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा। तो 3 और 3 से ज़्यादा में क्या बात आ जाएगी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 तक जा सकते हैं, 4 से आगे तो जा ही नहीं सकते। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे बात करते हैं, 3 पुट करते हैं अपने फार्मूले में, 4c3, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 माइनस 3 तो 1। फिर इसी तरह यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4c4, यहाँ पे 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 4 माइनस 4 0। 4c3 आंसर 4 आ चुका है, 1/8 आ चुका है और 1/2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। यहाँ पे 4c4 का आंसर 1 होता है और 1/16 हो गया और इसका आंसर भी 1 आ गया। ये 4/16 आ गया प्लस 1/16 आ गया, तो ये 5/16। एलसीएम ले लें 16, ऊपर 4 प्लस 1 आएगा, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/16। एट लीस्ट 2 हेड, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एट लीस्ट 3 हेड। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन में यहाँ पे एट लीस्ट 2 हेड लिखा हुआ है और हमने सॉल्व कर लिया 3 हेड। तो एट लीस्ट 2 हेड में क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 हेड आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है एट लीस्ट 2 हेड, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें 2 और 2 से ग्रेटर, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 को भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सॉरी प्लस लिखेंगे, 4c2 1/2 की पावर 2 और फिर 1/2 की पावर 2। 4c2 का आंसर क्या आता है, किसी बच्चे को मालूम है, 4c2। जब हम 4c2 करते हैं तो हमारे पास 4c1 का आंसर 4 और ये 6 होगा। ऐसे मालूम करते हैं, 4c2 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। याद होगा चैप्टर नंबर 6 में 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1, ये 4 माइनस 2, ये भी 2 इंटू 1। अब क्या होगा, यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, तो ऊपर रह गया 2 3s are 6 ओवर नीचे तो 1 है, तो आंसर 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया, शाबाश 6। 1/2 का आंसर 1/4 और 1/2 का आंसर फिर 1/4 और यहाँ पर आ गया 6/16। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो वो तो आ जाएगा 16, 4 प्लस 1 प्लस 6, तो यहाँ पे हमारे पास 11/16 ये आपका आंसर है। एटलीस्ट 2 भी हम कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड में हम क्या करते हैं, एट मोस्ट ग्रेटर देन, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं, 2 और 2 से कम। यहाँ पर क्वेश्चन है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड। तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास 4th पार्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, इट्स मीन 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 और 2 से कम। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। 2 और 2 से कम, 0 1 2 तक जाएंगे। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 4c0 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 4,
फिर हम लिखेंगे 4c1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 4 माइनस 1 3, वेरी गुड। 4c2 फिर क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर फिर 2 आ जाएगी। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/16। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4/16। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 6/16। फिर उसी तरीके से 16 एलसीएम, फिर 1 + 4 + 6 और फिर आंसर 11/16। ये आपका आंसर आ गया इसके फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट है 11/16, थर्ड पार्ट है 11/16। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं। वो भी बहुत आसान सवाल है। इफ़ 20% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव, 20% डिफेक्टिव है तो 80% नॉट डिफेक्टिव है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 4 बोल्ट चूजन एट रैंडम, नंबर 1 0 एंड नंबर 2 बॉल्स आर डिफेक्टिव। वो जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड है, तो जिसमें इंटरेस्टेड होगा वो हमारे पास P कहलाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में n, कोई बच्चा सोचे ज़रा n की क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और मुझे बताएं कि n कितना है, और इसके साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि P की वैल्यू क्या है। पहली बात क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, n = 4। अब उसने दिया हुआ 20%, 0.20 इज़ द डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछ रहा है वो भी डिफेक्टिव की पूछ रहा है, लिहाजा यही P है। और Q किसके इक्वल होता है 1 - P। Q = 1 - 0.20 और Q = 0.80। तो ये Q की वैल्यू आ गई, ये P की वैल्यू गिवन है, ये N की वैल्यू गिवन है। जब ये तीनों चीज़ें गिवन है तो फार्मूला क्या था हमारे पास, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = स्मॉल x, NCx, P की पावर x, Q की पावर n-x। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = स्मॉल x = n 4cx, 0.20 की पावर x, 0.80 की पावर, वेरी गुड, 4 - x। x की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 और 4। अब इन चार में से वो कौन सा पूछ रहा है, नंबर 1 0 बोल्ट आर या 0 बोल्ट इज डिफेक्टिव। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है फर्स्ट पार्ट, 0 बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में 0 पुट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, यहाँ पे आ जाएगा 4c0, 0.20 की पावर 0, 0.80 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4c0 कैलकुलेटर से 1, इसकी पावर भी 1, और यहाँ पे 0.80 की पावर जब आप 4 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.80 की पावर 4 लेते हैं तो 0.4096। तो यहाँ पे 0.4096, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4096 ही आंसर आ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने कहा 2 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव। सेकंड पार्ट, जी सेकंड पार्ट में कहता है 2 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव। जब वो 2 पूछता है तो बस 2 पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आगे चलते हैं, 4c2, 0.20 की पावर 2, फिर 0.80 की पावर 4 - 2, तो वो भी आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 4c2 का आंसर 6 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 0.2 है, उसकी पावर 2 ले लें, फिर 0.8 की पावर 2 ले लें, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1536, 0.1536। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आज चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट लेक्चर था
उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल समझ आ चुके होंगे। इसके बाद अगर आप कोशिश करें तो कल तक आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ख़ुद कंप्लीट कर सकते हैं। आपको n और p की वैल्यू मिल जाए, आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक मेरे बच्चे जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी आपको अता फ़रमाए। वालदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ ए मेरे बच्चों, जब हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी हो, वक्त आखिर हो, तो अपने रब से ये दुआ ज़रूर मांगा करें कि जब हमारा वक्त आखिर हो तो ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।